बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सेल शो के साथ एज़ यूजुअल रिमशा और हसन बेग हाज़िर। नाज़रीन, आज जो टॉपिक हमने आप लोगों के लिए चुना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि एम इफ़ रीच्ड और नॉट मेक्स ग्रेट द लाइफ। बुनियादी तौर पे अगर बेमकसद ज़िंदगी हो तो वो बोर ज़िंदगी होती है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए इंसान कभी खुश नहीं रह सकता और कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए बामकसद ज़िंदगी गुजारना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौमों की ज़िंदगी हो या इनफराद इंडिविजुअल्स की लाइफ हो, उसमें सब में एक चीज़ बड़ी मुश्तरक है। अगर वो तरक्की करना चाहते हैं, अगर आगे जाना चाहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होगा। हमने देखा कि बड़े-बड़े लोग अगर हम देखें तारीख में, वही हुए हैं जिनका कोई एम और ऑब्जेक्टिव था। चाहे वो सियासी लोग हों, या बिज़नेस के लोग हों, या कोई अदब के लोग हों। ये सारे लोग कहीं न कहीं एक बड़े मकसद के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, इसीलिए आज हम उनको याद करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन होती है इस दुनिया को। लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने में इन सब लोगों का बड़ा हाथ है। वो चाहे साइंसदान हों, या सियासी लीडर्स हों। मैं पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, वैसे तो हर किस्म के लोग होते हैं। सियासी लोगों पे भी बात हो सकती है और अदरवाइज़ बिज़नेस के लोगों पे भी बात हो सकती है। लेकिन हकीकत बात ये है कि मकसद, हमेशा जब हम मकसद की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे ज़हन में एक नोबल काज़ होता है, और नोबल काज़ को ही बामकसद ज़िंदगी हम कहते हैं। हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पे कोई नेगेटिव एम ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। कोई डाकू है, या राहज़न है, या चोर है, उसका भी शायद कोई ऑब्जेक्टिव होगा ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन हम उसको ऑब्जेक्टिव या ज़िंदगी का मकसद नहीं समझते, इसलिए कि वो माशरे में कोई अच्छी चीज़ पैदा नहीं कर रहे होते। वो नुकसान दे रहे होते हैं और माशरे को ख़राब कर रहे होते हैं। हम ज़िंदगी के मकसद से हमारी मुराद ये है कि वो लोग जो माशरे को बेहतर करने में किरदार अदा करते हैं, वही असल में मकसदियत होती है, वही एम एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ में। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फोर्सेस काम कर रही होती हैं, वो शायद लाइफ का हिस्सा है। क्योंकि गार से जब इंसान निकला और आज इतने यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्ल्ड में आया है, हकीकत बात यह है कि वो कहीं ना कहीं उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो अपनी जगह पे काम करती रहती हैं। और वो क्या कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस शायद मिलके ही कोई ज़िंदगी का स्पार्क पैदा करती हैं। ज़िंदगी में अगर कोई रोशनी पैदा होती है, तो वो बुनियादी तौर पे शायद दोनों फोर्सेस कहीं काम कर रही होती हैं। लेकिन मेरा और रिमशा का, हमारे ज़हन में ये है कि बुनियादी तौर पे हम पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स रहना चाहते हैं। हम नेगेटिव साइड को नहीं डिस्कस करना चाहते, क्योंकि नेगेटिविटी से डेफ़िनेटली मुआशरे में नुकसान ज़्यादा होता है। और गो के वो भी नेगेटिव जो रोल या एम और मकासद वाले लोग होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और अगर वो नेगेटिव फोर्सेस ना हों, तो फिर पॉजिटिव फोर्सेस का पता कैसे चले? वो क्या कहते हैं कि अगर बुरे लोग ना हो तो अच्छे लोगों का पता ही ना चले। अगर वो वाली साइड ना हो तो शायद हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये अच्छी है। हम एक बंदे की इज्जत करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो एक अच्छा इंसान होता है, क्योंकि हमें पता है कि उसके मुकाबले में कुछ दूसरे कैरेक्टर्स भी इस माशरे में एग्जिस्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम रिमशा जी, आपने ज़िंदगी में कोई क्या मकसद क्या बनाया हुआ है? आपने अच्छा, पहले सबसे पहले तो ये बताया कि आपकी लाइफ का कोई एम और ऑब्जेक्टिव है, आपने रखा हुआ है? हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एम लाजमी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने एम का पता ही नहीं चलता कि आखिर उनका एम है क्या। समटाइम्स मुझे फील होता है कि मैं भी शायद उन्हीं लोगों में से हूँ कि अच्छा, मुझे ये खुद को कैसे हो सकता है? अक्सर ये पता नहीं अगर चलता अगर अगर ऐसा है तो आज के प्रोग्राम के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपना कि कोई एम नहीं। बनाना जैसा है। लाइक मेरे ना कुछ एम्स मैं बनाती हूँ, मैं चेंज होते रहते हैं मेरे एम्स, जैसे यानी न्यू कि ईयर के मौके पे मैंने आपसे पूछा था कि आपकी रेजोल्यूशन क्या है, जब मैंने आपने बताया था सोचा क्या है? फिटनेस का, मैंने फिटनेस का। फिटनेस की तो बात की ये थी, एक एम तो हो ये सकता है एक ना, मुझे बिल्कुल ऑफ स्मार्ट होना कोर्स चाहिए, ये भी एक एम हो सकता है। बिल्कुल ये एम हो सकता है, और स्टिल मेरा एम अभी यही है और उसके ऊपर मैं वर्क भी कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिजल्ट
नज़र आ जाए। लेकिन मेरा थोड़ा-सा ये मसला होता है कि मैं बीच में ड्रॉप कर जाती हूँ अपने एम्स को। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि बुनियादी तौर पे इंसान को अपने जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो एक तो ज़ाहिर है, एक पहले एम ऑब्जेक्टिव बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये कि उस पे अमल करना बहुत और इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर रहना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम आता है आप थक जाते हैं, समटाइम्स आप नहीं अचीव कर पा रहे होते हैं, तो आप थक जाते हैं, तो वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। फिर उस टाइम आप जब एम को चेंज करते हैं तो नए सिरे से आपको शुरू करना पड़ जाता है। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है कि इंसान को बुनियादी तौर पे देखें, वो खुश रहने के लिए जो है वो बर्ट्रैंड रसल की एक किताब है, द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, हमारे नाजरीन ने पढ़ी होगी, और आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने पढ़ी थी। और वो उसमें दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन ये है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, और दूसरा है कि आप नाखुश कैसे होंगे। तो खुश रहने के लिए वो सबसे बड़ा जो असूल उसने दिया है, बहुत सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं, छोटी सी किताब है, और ज़रूर ख़रीदिएगा। वो कहता है कि काम का होना ज़रूरी है। इंसान किसी काम में लगा हुआ होगा, यानी ही इज़ वर्किंग, तो इसका मतलब है कि काम तो तभी करेगा ना जब उसका कोई एम ऑब्जेक्टिव होगा, तो तभी बंदा खुश रह सकता है। और आपको पता है कि खुश रहने के लिए मैं समझता हूँ कि तीन जो चीज़ें हैं इंसान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है। नंबर वन, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एम और ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है। कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आप स्मार्ट होना चाहती हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहती हैं, आप कोई यानी अपनी लाइफ में ज़ाहिर है आगे किस तरह जाना चाहती हैं, तो उसके लिए कोई एम बनाएंगी, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई गोल पोस्ट होगा, कोई टारगेट होगा, वो होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, खुश रहने के लिए मैं असूल बता रहा हूँ, सबसे पहला ये है क्योंकि टारगेट, एम, ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। नंबर टू ये है हर इंसान का और हर कौम का। और दूसरा ये है कि बुनियादी तौर पे आप जब एम और ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो फिर एक चीज़ जो है नाजरीन के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उसके लिए स्ट्रगल शुरू करते हैं, आप एफर्ट शुरू करते हैं। देखें, आप जब स्मार्ट होना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रगल शुरू करते हैं ना, एग्जैक्टली। कि मुझे जिम करना है, मुझे वॉक करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे खाने पीने की एहतियात करनी है। तो ये सारी चीज़ें, या बिजनेस करना है तो फिर मुझे, मेरे पास कैपिटल होगा, मैं कहीं पे कोई दुकान बनाऊंगा, मैं कहीं पे कोई फर्म बनाऊंगा, कोई कंपनी बनाऊंगा। मकसद ये है कि एक स्ट्रगल शुरू होती है। ये दूसरा एलिमेंट है जिसके वो जब आप एम और ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, आप, एक तो ये है कि आप वैसे स्टेबल हो जाते हैं लाइफ में। आप समझते हैं कि आपके पास कोई एम है जिसके लिए, चूंकि गोल पोस्ट है या टारगेट है, जिस तरफ जा रहा हूं, मैंने लाहौर जाना है तो मैं गोल पोस्ट बनाऊंगा ना, मैंने मीनार पाकिस्तान पहुंचना है या लाहौर पहुंचना है, तो तभी मैं जाके उस मोटरवे पे या उस रोड पे या जीटी रोड पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये डायरेक्शन है मेरी। और दूसरा ये है कि आपने स्ट्रगल शुरू कर दी, आपने एफर्ट शुरू कर दी, और ये खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है एम्स और ऑब्जेक्टिव का होना, फिर उसके में स्ट्रगल का होना। और तीसरा एक जो सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए और इंडिविजुअल को खुश रहने के लिए, वो है उसका सोशल कैपिटल या फ्रेंड्स या दोस्त। वो दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतने ज़्यादा खुश रहेंगे। अब दोस्त भी, ज़ाहिर है, आपने जब कोई एम और ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है लाइफ में, तो फिर आपके दोस्त भी उसी तरह के होंगे। अगर आपने कोई गलत कंपनी चुन ली है, तो आपके दोस्त और वो, यानी आपका टारगेट ही गलत है, जिसको हम बुनियादी तौर पे आज के प्रोग्राम में हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम उस साइड पे जाना ही नहीं चाहते। हम पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स रहना चाहते हैं नाजरीन के लिए। कि बुनियादी तौर पे इसका मतलब है कि इवन आप किसी के लिए कुछ ना करें, आपने अपनी ज़िंदगी अगर खुश रहनी है, तो फिर आपका ज़िंदगी में एम और ऑब्जेक्टिव का होना, गोल पोस्ट का होना, टारगेट का होना देखिए ज़रूरी यूं है। तो नंबर फिर टू ये है कि हर बंदे का एक स्पेसिफिक गोल सिर्फ यही होगा कि वो खुश कैसे रह सकता है। बेसिकली उसका लाइफ का गोल एम यही है हर बंदे का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब उसके एग्जैक्टली खुश रहने के लिए हम अपने गोल्स को तोड़ तोड़ के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि यार ऐसे करेंगे तो हम खुश रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी के लिए आप जो है ना, आपका यानी वो जो बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि काम बहुत ज़रूरी है लाइफ में खुश रहने के लिए, तो वो स्ट्रगल जिसको हम एफर्ट्स जिसको वो कह रहे हैं ना, वो बुनियादी तौर पे वो दूसरा एलिमेंट है। जब एम ऑब्जेक्टिव बन गया आपका, फिर आपने स्ट्रगल शुरू कर दी। और तीसरा ये है कि आपके दोस्त यार कंपनी वो सारे लोग थे चले जो आपको ऐसा, अब सपोर्ट कर ये रहे देखें, चले ये एम और स्ट्रगल तो हमने डिसाइड करी, लेकिन आपकी नज़र में हम एम अपने शॉर्ट टर्म्स के बनाएं या लॉन्ग टर्म्स एम्स बनाएं? थे। अच्छा, उस पे डेफिनेटली बात हो सकती है। देखें, होता क्या है कि आपने शॉर्ट टर्म
और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, एक मेन ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ का होता है। मतलब मैं अगर फ़र्ज़ किया मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने फ़र्ज़ किया लीडर बनना है, तो ये एक बड़ा एम है, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। मैंने लीड करना है किसको? कौम को, किसी ग्रुप को, किसी कंपनी को। बात ये है कि ये एक बड़ा मकसद है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके छोटे छोटे मकासद ज़ाहिर है उसी चीज़ को वो करने के लिए वो ज़रूरी होते हैं। जैसे वो हम यही एक्सरसाइज या डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, इसमें भी आप कहते हैं कि आज मैंने ये काम करना है, ये भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, छोटे छोटे टारगेट होते हैं। लेकिन आज हम जिस वो मकसद की बात कर रहे हैं या टारगेट या एम की बात कर रहे हैं, वो बड़ा मकसद है। और बड़ा मकसद ये है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पॉलिटिशियन बनना है, मैंने सीएसएस करना है, मैंने बिजनेस जो है एक बड़ी कंपनी रन करनी है, और बिजनेस में भी फिर मैंने कौन सी यानी लॉजिस्टिक साइट्स पे जाना है, या मैंने कोई शोरूम खोलना है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना लाइफ के, कि आपने शादी करनी है, आपने बच्चे पैदा करने हैं, मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना लाइफ के। बाकी तो सारी लेकिन अगर चीजें आप साथ देखें साथ एक चल रही नॉर्मल होती हैं। पर्सन जिस बंदे को पता नहीं चलता कि उसका क्या एम है, तो वो अपने एम को स्पेसिफिक करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, उसको जानने के लिए वो ऐसा क्या करे कि उसे पता चले कि यार मैं, मेरी लाइफ का ये एम है और मैं इसको सेट आउट करना चाहता हूँ। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो किस तरह का बिजनेस आपको सूट कर रहा है, या तो आपने कोई और अचीवमेंट करनी है, तो आप मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ये करना है लाइफ में। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उसमें एक दफ़ा इसी तरह के जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हम कोई 4-5 दोस्त थे डीजी खान में, हम बैठे हुए थे। तो मैंने सबसे कहा, देखो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपका एम और ऑब्जेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, नंबर 1। तो हम सब ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि आपका एम क्या है यार लाइफ में। तो एक दोस्त ने, जैसे आप बात कर रही है, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा कि मेरा एम ये है कि बेग साहब मुझे शाम सुबह बस ये रोटी मिलती रहे, तो यही एम है। मैंने कहा तुझे मिलती रहेगी, इसलिए कि आप जब तक जिंदा हैं तो खाना पीना तो लगा रहेगा। यानी एक बंदे का मकसद ही सिर्फ इतना सा है, इतना छोटा मकसद है। ये भी एक मकसद हो सकता है कि यार मैंने डेली लाइफ गुजारनी है, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि बंदे को पता कैसे चले। यानी नंबर 1 ये है कि आपके जो घर वाले हैं, और नंबर 2 ये है कि आपके टीचर्स से, आपके दोस्त हैं, आपके ताल्लुकदार हैं, वो आपको जब आप उनके साथ बैठते हैं, तो आप अगर ये एक जहन में रख लें कि यार मैंने जिंदगी में करना क्या है, एक मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले तो इसी पे डिस्कस करना चाहिए, देखिए घर में सर, भी, मुझे नहीं बाहर लगता भी, दोस्तों में भी, कि वो क्या डिस्कस ऑब्जेक्टिव होना करने से, चाहिए। मुझे नहीं लगता सब अपना अपना बताएंगे, आपके बारे में कोई नहीं बताएगा। हम्म तो जब वो बता रहे होंगे, तो फिर आपको भी तो कहीं बताना है ना कि तो आपका ऑब्जेक्टिव आपने क्या है अब लाइफ में। ऑब्जेक्टिव अपने आप से किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बताना ना। नहीं, मेरी नजर में आपने एक शायद मकसद आपका मकसद पैदा एम करना वो है। है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट हो। आपको अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज में मजा आता है, किस चीज में आप इंजॉय करते हैं, किस चीज में आपको इंटरेस्ट डेवलप आप सही होता कह है। रही हैं। उसी इंटरेस्ट को लेकर आपको एम बनाना ये चाहिए। सबसे सबसे ज्यादा चीज वही होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होती है, या ये है कि आप समझते हैं कि आप में ये वाला टैलेंट है इसको और इम्प्रूव जिंदगी में करें। इम्प्रूव करना है। तो वो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि बंदे को अपना एक वो क्या कहते हैं, आंखें बंद करके बैठना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर 10-15 मिनट आप आंखें बंद करके बैठ जाएं शाम को, रात को, और आइसोलेशन में, तो आप कहें कि मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आपको डेफिनेटली एक एम आपके पास आ जाएगा। और फिर देखिए, उस अब मैं अपनी मिसाल ले लूँ इस चीज़ से। अब टैलेंट की बात की तो अब यूं मैं, मुझे 2-3 चीज़ें हैं मेरी ऐसी कि जिसके अंदर मैं एक्सपर्टीज में लाइक जा सकती हूँ, या कुछ डेवलपर लाइक जैसा मेरा आर्ट अच्छा है, स्केचिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह मैं अच्छे से तो कर उस लेती हूँ। साइड पे आप जा सकती सेकेंडली हैं। मेरा मेकअप स्किल्स कुछ बेहतर है। ठीक है। थर्डली मैं पढ़ाई में भी बेहतर हूँ। तो अब ये 2-3 चीज़ें, अब बंदा यूँ सोचने में बैठे तो एक आर्टिस्ट भी बन जाए, एक दूसरा मेकअप आर्टिस्ट भी बन जाए, तीसरा या स्टडीज़ में सीएसएस वगैरह कर ले, तो अब इनमें बंदा कंफ्यूज रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए। नहीं, है तो तीनों बेहतर नहीं आपकी। वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि आप मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आप यानी कम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स करें। मेरा ये ख्याल है कि आप जैसे अपनी लाइफ का रिमशा बता रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका अगर कोई ये बड़े बड़े ब्यूटी सैलून जो है ना बने हुए हैं,
और उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका आर्ट भी काम आ जाएगा, आपका शौक भी है उसमें, और तीसरा ये है कि उसमें पैसे भी हैं। तो लाइफ जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स है ना, ऐसे नहीं हो सकता है कि आप फर्ज किया मैं आज इस चीज़ को कर लूँ कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। ओ भाई मेरे पास तो वो स्किल ही नहीं है, जैसे आप कह दिए आपके पास तो स्किल है, आपका शौक भी है, तो वो स्किल नहीं है, तो वो आप यानी इसका मतलब है कि आपने जो एम बनाया है वो तो अच्छी बात है, आपने कोई एम बना लिया है, लेकिन हकीकत बात ये है कि वो आप लेकिन बहुत मसले मसाइल का शिकार हो लेकिन जाएंगे। अब मैं इन तीनों चीज़ों में ना अपना एम नहीं रखना चाहती। अच्छा, नहीं रखना चाहते? नहीं रख तो अब फिर मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरे पास वो टैलेंट भी है इस चीज़ का, लेकिन मैं उसको एम नहीं बनाना चाहती अच्छा, अपना। क्या आप आपके ज़हन में फिर कोई आला और अरफा मकसद क्या हो सकता है लाइफ में? देखें लाइफ अगर मैं एक आज से 2-3 साल पहले पीछे चली जाऊँ ना, तो मैं चाहती थी कि मैं एज अ न्यूज़ चैनल पे एज अ एंकर एज अ होस्ट किसी तरह से काम करूँ। तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अब छोटा तो है इसी बड़ा को है, इसी साइड को फिर आगे लेके चली जाए। तो ठीक है, अब आप अब एक मेरा स्टेज पे एम आ यहाँ गई पे है ना। टूट गया है ना, अब मेरा एम यहाँ पे टूट गया। अगर अब मैं आगे इन द सेंस ऑफ मैं बहुत आगे नहीं भी जाती ना, तो मुझे इतना कोई इशू नहीं है। अब फिर मैं नहीं, क्या करूँ इस तरह लेकिन में? लेकिन नहीं, लेकिन देखें आपने एक एम बनाया है ना, मैंने एंकर बनना है, मैंने कोई टीवी शो करना है, बिल्कुल। तो आपको चाहिए कि इस ये एक आला अच्छा मतलब बहुत अच्छा मकसद है आपका, आपका एम है, ऑब्जेक्टिव ये है, गोल पोस्ट ये है, तो फिर आपको इसी साइड पे आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि जहां पे भी जाएंगे ये मैं बता दूं कि वहां कंपटीशन होगा एग्जैक्टली वो तो होगा। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये नहीं हो सकता कि आइसोलेशन में कोई यानी आपका कोई कंपटीशन ही ना हो। आपने एक बिजनेस शुरू किया है, उसी तरह के लोग बिजनेस करने वाले 10 और भी बैठे होंगे, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन उसमें से जो आगे जाने वाले, या शायद सारे आगे जा रहे हूँ, सारे ही बेहतर कर रहे हूँ। देखिए यहाँ पे अगर 100 एंकर्स हैं और 200 यूट्यूबर्स हैं, ढाई हम्म। सौ, तो बात यह है कि वो सारे अपनी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनका सबका एक मकसद है, वो आप आगे जा रहे हैं उसके लिए अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। जाहिर है वो एक कम्बिनेशन ऑफ द मतलब प्रोग्राम लेके चल रहे हैं जिंदगी में। तो आपको चाहिए कि अगर आप इस साइड पे रहना चाहती हैं तो फिर आप इसी साइड को आगे लेके जाएं। आपका एम बड़ा अच्छा है, और उसके और किसी का भी एम मतलब कोई बुरा नहीं मैं होता। वही देखती हूँ कि अक्सर बहुत सारे लोग मेरी तरह के होते हैं कि जिनको कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा कि यार ये चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको नहीं पकड़ना चाहते, या इसमें अचीव कर लिया तो मजीद आगे नहीं जाना। या कुछ लोग जिस तरह वो आपके फ्रेंड वाली बात है कि यार 3 वक्त का खाना मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। बहुत सारी दुनिया ऐसी है, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और मेरे नज़दीक ये कोई मकसद नहीं है लाइफ का। हाँ, ये मैं खाना फ्रैंकली रोटी मैं खाना तो बताऊं, मेरे नजदीक भी कोई ये तो कोई मकसद नहीं मकसद है। ना हुआ। देखिए अल्लाह ने मकसद तो वो भेजा, है कि अल्लाह ने देखें, कहकर भेजा कि मेरा तुम्हारा रिस्क मेरे हाथों में है, तो फिर वो आपका एम नहीं नहीं, हुआ। दूसरा ये है कि देखें आप, या तो आपके जहन में हो ना कि मैंने मतलब है कोई स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे जाना है, मैंने म्यूजिक में आगे जाना है, मैंने वेलफेयर के काम में आगे जाना है। आप अगर अब्दुल सत्तार ईदी बनना चाहते हैं तो मुझे समझ आती है, ये एक आला मकसद है। और आप वेलफेयर के काम करना चाहते हैं, आप साकिब अमजद साहब जो है ना, अमजद साकिब साहब जो अभी तो BISP को वो कर रहे हैं, वो अखुवत वाले जो हैं, वो अगर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक ज़माने में लोगों का बड़ा एम होता था। आपको याद होगा कि मैं मतलब है वो खान साहब जो है ना क्रिकेट की दुनिया में बड़े हीरो थे, बाद में खैर पॉलिटिक्स में भी बड़े हीरो हैं। लेकिन बात यह है कि अब उन पे बुरा वक्त आया हुआ है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के कोई मकासद जो है ना लोग लेके चल रहे होते थे, और अब भी चल रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, हर जैसे आपने कहा आप एज ए एंकर आगे जाना चाहती हैं, आपको कंपटीशन होगा, आपको मसले मसाइल होंगे। उसके लिए सबसे पहला काम आपने, मेरा ख्याल है, अच्छा शुरू किया हुआ है कि आप यू वांट टू बी स्मार्ट, क्योंकि पहले जो है ना एंकर देखिए बनने के सिर्फ लिए एंकर बनने के लिए एक फिटनेस सिर्फ एंकर के लिए नहीं, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ये अच्छी बात नहीं, है। एक जनरल हेल्थ का है, लेकिन इस फील्ड में मैं कह रहा हूँ हाँ, कि ये इस एक फील्ड में बड़ा तो अच्छा बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको आगे लेके जाएं। तो हमारा कहने का मकसद ये था कि एक इंडिविजुअल हो या एक नेशन, हमने अपनी वो कर ली। अब हम पाकिस्तानी कौम के हवाले से अगर सोचें कि यहाँ पे देखें दुनिया में जो रियासतें हैं, तो बहुत सारी रियासतें बहुत आगे चली गई हैं, बहुत सारे मुल्क आगे चले गए हैं, बहुत सारी कौमें आगे चली गई हैं, बहुत सारी कौमें पीछे रह गई हैं, बहुत सारी कौमें दरमियान में हैं, और हम भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं
वो क्या कहते हैं, अगर आप कहें कि क्लासेस जैसे होती हैं लोगों की, कि एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है और एक लोअर क्लास है, और मिडिल क्लास में फिर लोअर मिडिल होता है, एक अपर मिडिल होता है। मेरा ख्याल है हम एज ए नेशन रैंक करें तो हम कोई एज ए कौम लोअर मिडिल क्लास में हैं, और उसमें ही वो कर रहे हैं। हालांकि हमें हमारे कौम जो है ना, हमारा मुल्क जो है इतना खूबसूरत है कि हम बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन किसने आगे लेके जाना था? बेसिकली जिस आगे ले जाने का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, वो बुनियादी तौर पे आपके लीडर्स हैं, और आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, सर आपका मेरी नज़र में इकोनॉमिक तो सिस्टम है। पाकिस्तान पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या चाहे कोई और बंदा भी हो, जिसके पास पावर है ना, वही आपको आगे लेके जाता है। नहीं, वही एग्जैक्टली हम ये बात कर रहे हैं कि देखें, एज ए एक तो इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है, तीसरे का कोई, हम ये कह रहे हैं कि भाई लाइफ में कोई ना कोई एम ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर वन। नंबर टू, ये उसी के लिए स्ट्रगल करेंगे। इसी तरह हम कौमों की ज़िंदगी को देखना चाहें तो पाकिस्तानी कौम जो है, वो एक ऐसी कौम है, एक बड़ी ग्रेट नेशन है, जो सच्ची बात है। इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना, बहुत खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान के जो लोग हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और पाकिस्तान जो है हर लिहाज से बहुत सारी चीज़ों से माला माल है, चाहे वो मादनियात हों, सियाहत की दुनिया हो, या अदरवाइज यानी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम पीछे क्यों रह गए? तो हमें समझ नहीं आती कि इसका मतलब हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, वो कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है। हमने कोई बहुत सारे, अगर अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हर रियासत के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल के होते हैं, तो उस पे फिर हम अमल शायद उस तरह नहीं कर रहे। मैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए वो देख रहा था, तो मुझे असल में वो फराज साहब का जो है ना, वो प्रोग्राम से पहले भी जैसे मैं सुना रहा था, तो मुझे एक शेर जो है ना बड़ा अट्रैक्ट किया, तो वो नाजरीन को सुना देते हैं कि हमारी कौम वो है कि न कोई समत न मंजिल सो काफिला कैसा, न कोई समत न मंजिल सो काफिला कैसा, रवां है भीड़ फकत बेकयास लोगों की। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम एक यानी क्राउड बन गए। हम हमें हमें तो नेशन होना चाहिए, हमें तो एक प्रोग्रेसिव नेशन होना चाहिए। हमें उस साइड पे जाना चाहिए जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो जो इसको बनाने के मकासद थे, उन्हीं को आगे लेके जाना था हमारा। तो करारदाद मकासद को आगे रख के लेके जाना था। वेलफेयर स्टेट बननी थी, लेकिन वो नहीं बन सकी अभी तक। लेकिन ये मकसद नहीं है कि अभी कुछ भी नहीं बन सकते। फ़र्क किया, रिम्शा जो है अब 20 साल की हो गई है, और उसका ऑब्जेक्टिव अभी तक क्लियर नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि उसने आने वाली लाइफ में भी कोई ऑब्जेक्टिव, वो 20 साल में भी हाँ तो ऑब्जेक्टिव रख सकती है, सर, आगे जा ऑब्जेक्टिव सकती है। आप कभी भी लाइफ में रख सकते हैं, और स्ट्रगल के लिए भी आपकी कोई उम्र नहीं। जैसा कहते हैं ना, पढ़ाई की कोई एग्जैक्टली, उम्र नहीं है, इसी तरह आपकी लाइफ में स्ट्रगल के लिए भी कोई उम्र नहीं है। एग्जैक्टली। जिस तरह अभी बहुत काफ़ी मशहूर होता है किसी को मोटिवेशन करने के लिए, केएफसी का बताया जाता है कि केएफसी के जो अंकल साहब थे, जिनकी पिक्चर है, वो 65 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली, और आज पूरी दुनिया में अपने मरने के बाद भी वो नाम में कमा रहे हैं। यही बात है ना। ये देखें, हम वही बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, या जो यानी हम मिसालें लें तो वो क्या कहते हैं कि हमारे, हाँ, जो हमारे रसूल आए, जो अल्लाह ताला का सलाम। पैगाम लाए, तो वो बड़े लोग थे, उन्होंने आके इनकलाबात वो किए, लेकिन ज़ाहिर है उनकी लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव्स थे। अब उनकी हम लाइफ हमेशा, का मेन ऑब्जेक्टिव था इस्लाम को फैलाना। हाँ, इस्लाम एक हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। सलाम। हज़रत ईसा का अपना वो था, और उन्होंने स्ट्रगल की बड़ी लाइफ की, लेकिन उसको, उस साइड को हम अगर एक साइड पे भी रख दें, वो तो आला व अरफा मकसद जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको तफवीज़ किया गया था। लेकिन उसके अलावा हम पॉलिटिकल लीडर्स को जब देखते हैं, या बिजनेसमैनों को देखते हैं, या इंजीनियर डॉक्टर्स को देखते हैं, तो एक बड़ी लिस्ट है हमारे पास कि जहाँ पे लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है। देखें, यहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक से लेकर, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर, तो बड़ी मुसलमानों ने तरक्की की एक ज़माने में। अब हम उसकी समझें अथाह गहराइयों में चले गए हैं, क्या कहें, पस्ती की। और अफसोसनाक बात है, क्योंकि हमने अपने उस असूलों पे काम नहीं किया। लेकिन वो बड़े लीडर्स थे, वो यानी मिसाल
हर जगह पे आज भी वो मिसालें देते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हो, हज़रत उमर फ़ारूक की हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो बहरहाल ये लीडर्स है, उसी लीडर से आगे चलें तो हमें बहुत सारे यानी वो अदवार लगते हैं, वो बड़े ख़ानदान लगते हैं जिन्होंने बड़े ज़ाहिर है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बगैर तो कोई नहीं था ना। वो मुग़ल बादशाह जो बाबर है जिसने इतनी बड़ी दाग बेल रखी हमारे बरे सगीर में एक बड़े ख़ानदान की, मुग़लिया ख़ानदान की। लेकिन वो फिर जब उन असूलों पे आप अमल नहीं करते तो फिर आप मिट भी जाते हैं। वही मौलिया ख़ानदान जो इतने 100 साल जो है वो हुकूमत करता रहा, अल्टीमेटली वो फिर ख़त्म भी हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र वो जो यानी रंगून में उसको कैद किया गया, उसके आँखों के सामने बेटों को कत्ल कर दिया गया। तो ये भी तो फिर उसी यानी जब आप अमल नहीं करते तो आप मिट भी जाते हैं। तो ये बेसिकली ना इंसान नाशुक्र किस्म का है, वो पीछे वाली स्ट्रगल्स और उन चीज़ों को भूल के ना अपनी लाइफ एंजॉय करने लगता है और स्ट्रगल को छोड़ देता है, एग्जैक्टली तब वो आपके अय्याशियों में साथ हो पड़ जाता है। तो इसी अय्याशियों तरह में जैसा पड़ जाता है। अल्लाह कहते हैं कि मैं उन कौमों की मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। अब हम पॉलिटिकल लीडर्स को देखें तो हमारे सामने जैसे हमने इस्लाम के दुनिया इस्लाम के बड़े लीडर्स की बात शुरू की थी, इसी तरीके से हम देखते हैं कि रीसेंट हिस्ट्री में, रीसेंट पास्ट तो नहीं कह सकते, पास्ट में बहुत सारे जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको हम देख सकते हैं। चर्चिल हो, हिटलर हो और अब्राहम लिंकन हो और वाशिंगटन हो और इस तरह के बहुत सारे और इनकी हम बहुत अभी लंबी स्टोरियां भी जी हैं। बड़ी लंबी स्टोरियां हम उस पे और उसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स पे अभी बात करेंगे जो जो ज़ाहिर है एक बड़े एम और ऑब्जेक्टिव के साथ इस ज़िंदगी दुनिया में गुजार आए। रहे थे। तो नाजरीन एक वक्फे का कहा जा रहा है, एक वक्फा करते हैं और वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाजरीन वक्फे के बाद फिर हाजिर, हम बुनियादी तौर पे डिस्कस कर रहे थे कि ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए और मकसद को हम डिस्कस करते हुए हम अभी इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो आए और उन्होंने आके यहाँ पे ज़ाहिर है उनके कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम उनको डिस्कस भी कर सकते हैं कि उनके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। उससे दुनिया में कोई बेहतरी आई, उससे ख़राबी पैदा हुई, सिस्टम ख़राब हुए, यानी लोगों ने सफ़र किया या लोग जो है ना उससे आसाइश हासिल कर रहे थे उन, क्योंकि ये लीडर्स ही होते हैं जो बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं काउंट कर रहे होते हैं। अब हम पाकिस्तान की आज बात कर रहे हैं कि वो जो नेशन प्रॉपर नहीं बन सका, एक क्राउड ही रह गया है, तो वो भी लीडर्स की वजह से हम समझते हैं कि हमें एज ए कौम इस बात पे ज़रूर सोचना चाहिए। रिमशा, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि दुनिया में जैसे अभी अमेरिका की मिसाल ने, क्योंकि एज ए नेशन, एज ए कौम, एज ए कंट्री वो ज़ाहिर है दुनिया को लीड कर रहा है इस वक्त। एग्जैक्टली। तो उसकी यानी 1789 में जब इनकलाब आया उनका, तो उन्होंने पहला इलेक्शन करवाया। उन्होंने जो अपने, आपको पता है ऑलमोस्ट 4000 लफ्ज़ों का एक उनका आइन है, उन्होंने उस वक्त बनाया था। उस वक्त 13 स्टेट्स थी, 13 रियासतें थीं। अभी तो आपको पता ही है 50 रियासतें हैं। तो बाद में वो एक्सपैंड करते रहे और जिस डेट का उस आइन में लिखा हुआ है कि इस डेट को इलेक्शन होंगे, उसी वो डेट को होते उसी हैं। डेट को उसी के मुताबिक होते हैं। और हम जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान पीछे रह गया है या ये इस तरह हम पाकिस्तान की तरह की बहुत सारी कौमें पीछे रह गई हैं, उसकी एक रीज़न ये भी है कि आइन में जो लिखा हुआ था, आइन हर मुल्क की एक मुकद्दस किताब होती है। जैसे मुसलमानों की मुकद्दस किताब हम सब की कुरान करीम कुरान है, मजीद। तो इसी तरह हर मुल्क की जो मुकद्दस किताब होती है जो उसका आइन होता है। तो आइन जो है मैं बात कर रहा था, अमेरिका इसलिए बड़ी नेशन बन गया, सुपर पावर बन गया कि उन्होंने 1789 में जो ड्राफ्ट किया था आइन, उसमें तरामीम आई, 25-26 तरामीम भी आई। तो वो तो हर आइन में आती रहती हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने उस पर अमल किया और अमल करते करते आपको पता है वहाँ पे स्लेवरी जो है ना एक बड़ा यानी हर मुल्क के अच्छे बुरे सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, तो स्लेवरी का एक बड़ा इशू था। तो ये जो ब्लैक्स थे इनको बकायदा लेके आया जाता था, वो बकायदा यानी स्लेव्स जो है ना वो काम करते थे और उनके मुस्तकिल ज़्यादातर ये आपको पता है अफ्रीका से लाए जाते थे, तो भेड़ बकरियों की तरह। तो बहरहाल स्लेवरी का एक बड़ा इशू था वहाँ पे, साउथ और नॉर्थ का
साउथ जो था, यानी यही हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं वैसे, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। ये अलहदा कॉन्टिनेंट है ज़ाहिर है, जिसमें अमेरिका है और कनाडा है, और दूसरा एक साउथ अमेरिका एक अलहदा कॉन्टिनेंट है, उसके अलहदा कंट्रीज़ हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विद इन अमेरिका दो यानी साइड्स हैं। एक नॉर्दर्न स्टेट्स थी, एक सदर्न स्टेट्स थी, जनूबी रियासतें थी और वो थी। तो अब उसमें क्या हुआ कि सदर्न में ज़्यादा फार्मर्स होते थे, इसलिए कि वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा की जाती थी, और जो नॉर्थ था वो बेसिकली उसमें इंडस्ट्री जी ज़्यादा ज़्यादा थी। थी। तो हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इख्तलाफ आना शुरू हुआ कि ये जो नॉर्दर्न साइड थी, जो इंडस्ट्री वाले लोग थे, वर्कर्स जिनमें काम करते थे, उन्होंने कहा ये जो स्लेवरी है इसको ख़त्म होना चाहिए। फिर इसी बुनियाद पे एज एन इशू यानी इलेक्शन लड़े जाते थे। तो इब्राहम लिंकन एक बड़ा नाम है अमेरिकन हिस्ट्री का। तो इब्राहम लिंकन ने जब 1860 में इलेक्शन लड़ा, तो उसके बाद उसने फिर अनाउंस किया कि हम स्लेवरी को ख़त्म कर रहे हैं, और उस पर जंग हुई। और कहते हैं कि उस वक्त ये जंग जैसे मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा रह गया, तो इसी तरीके से उस ज़माने में यानी सदर्न स्टेट्स जो थी वो अलहदा इंडिपेंडेंस अनाउंस कर रही थी। और वो अगर उस वक्त इब्राहम लिंकन जैसा लीडर ना होता, तो शायद ये जो आजकल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये यूनाइटेड ना होता, ये दो रियासतें होती, सदर्न और नॉर्दर्न। नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता। तो ये एक उस वक्त जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो लीडरशिप नहीं थी, इसीलिए मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो रियासतें, बड़ी रियासतें बनी हैं, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर थे, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने के बाद उस पर अमल भी किया जाता था। यानी इसका मतलब है कि कौमों की ज़िंदगी में भी जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स और गोल पोस्ट है वो क्लियर होना चाहिए। सर तो अब देखें ना, वो खुद अपने उनको ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया जाता ना। अब पाकिस्तान में आप ये सिस्टम कैसे लेकर लीडर्स आएंगे? जो है ना बेसिकली कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ तो कि आप देखें, अपने लीडर्स को कैसे उस बात के ऊपर मुतफक करेंगे? इधर तो एक बंदा आ जाता है, उससे लड़ाई करना शुरू कर देते ये हैं। बड़ा एम्स ही नहीं सेट अनफॉर्चुनेट है है। ना नहीं, हमारे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ी बदकिस्मती की मेरा बात है। मेरा ये ख्याल है कि हमारी सारी पार्टीज को एम यही रखना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना, जो मर्जी आ जाए, एग्जैक्टली एम एक ही होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए करना है। एग्जैक्टली सबको मौका दे तो दो, उसी कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये कि जो यानी सिविल लिबर्टीज हैं या डेमोक्रेसी है, जो जो आइन में लिखा हुआ है, जो वेलफेयर ओरिएंटेड कंसेप्ट है, वो सारे उस पर अमल करें बुनियादी तौर पे। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। ग्रैंड डायलॉग किस लिए कहते हैं कि यहाँ पे भी तबकात पैदा हो गए हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ इदारे जो है ना आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में ये कौम सफ़र कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे सर जोड़ के बैठे। सर मेरा मेरा सर जोड़ के तो बैठे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम जो है, जब अगर कोई हम लोग लीडर्स हमारे कोई एम सेट भी करते हैं, या कोई भी बंदा निकलता है, वो कोई एम लेकर निकलता है, रोड्स पर आते हैं, जो भी करते हैं, तो हम उस एम को छोड़ के ना उसके इर्द गिर्द के जो नेगेटिव पहलू होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं। ये बात ठीक है आपकी, इसी तरह होता है। तो हम देख ये रहे थे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो इंडिविजुअल्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, इसी तरह कौमों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर मुआशरा जो है वो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ, और इसके मकासद क्या हो सकते हैं। देखें, दुनिया का एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, और इंटरनेट का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हम समझते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस उस वक्त बना यानी 1945 में, तो उसका बहरहाल कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि दुनिया भर में अमन और आष्टी हो, लोग अमन से रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। देखिए, इंसान एक ऐसी बला का नाम है जो बुनियादी तौर पे यानी वो हाबील काबील से जो काम शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। आज भी गज़ा में जाएं, जो मासूमों को जिस बेदर्दी से वो मतलब कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। और उसके लिए साउथ अफ्रीका, आपको पता है, एज ए कंट्री वो इंटरनेशनल वो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे भी चला गया, और पाकिस्तान भी उसमें साथ दे रहा है। तो बहरहाल बुनियादी तौर पे हम देखते हैं वार्स जो होती रहती हैं, वही जो कंसेप्ट गार के इंसान का था, पता नहीं, आई डोंट नो। ये जो अमन व आश्ती वाला काम है जो यूनाइटेड नेशन ने या सिक्योरिटी काउंसिल ने अंजाम देना था,
मकसद ये था कि ये दुनिया में ये जंगें ना हों, ये एक बड़ा मकसद था उसका, यूनाइटेड नेशन का, अक़वाम मुत्तहिदा का। लेकिन वो कहीं पूरा नहीं होता। कभी अफ़गानिस्तान में जंग हो रही होती है, तो कहीं इराक़ में हो रही होती है, अब इज़राइल में हो रही है, यूक्रेन में हो रही होती है। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। आई डोंट नो कि इस ऑब्जेक्टिव को एज़ ए इंसान हम यानी बड़े लेवल पे बड़े कैनवास की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल से शुरू हूँ तो अक़वाम मुत्तहिदा तक चले जाएं। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो हैं डेफिनेटली, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उस पे अमल किस हद तक हो रहा है तो वो एक बड़ा इशू है। जब अमल होगा तो फिर जाके दुनिया में बिल्कुल। यानी तरक्की होगी, दुनिया में भूख और अफलास की कमी आएगी, और अमन से लोग रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ये एक बड़ा सर मकसद शुक्र जो है है ना। पाकिस्तान में एटलीस्ट इस तरह की जंगें नहीं होती, वरना इन्हीं की कमी थी वैसे इधर लगता है। लेकिन यहाँ पे भी इश्यूज तो हैं। मैं आपको बताऊं कि एज ए रियासत हमें 76 ईयर्स में मैं समझता हूं कि हमें कम अज़ कम एशियन टाइगर तो होना चाहिए था, वन ऑफ द एशियन टाइगर। जैसे साउथ कोरिया है, जैसे यहाँ पे अब खैर इंडिया भी बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमें एक अफसोसनाक बात ज़रूर है, हमें एज ए कौम जो है हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उस हद तक जिस पे अमल होना चाहिए था सर वो नहीं अचीव कर बेसिकली सके। ना ये अफसोसनाक कहा बात। जाता है कि जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं ना, जब आप जो चीज़ दूसरों को देते हैं तो उसे डबल आपको वापस मिलती है। एक्चुअली हमारी पाकिस्तानी कौम कौम नहीं, हमारे पाकिस्तानी लीडर्स या जो वो लोग जो पावर में हैं इस वक्त, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर वो अवाम का, कौम का या दूसरे पाकिस्तान को ही सेट करने के लिए दूसरे ममालिक से अच्छे रिलेशनशिप्स और ये सब चीज़ों को सिर्फ अपना वाकई एम बनाते हैं ऑनेस्टी के साथ, तो मे बी ये चीज़ें ना होती। बिल्कुल सही कहा है आपने। बुनियादी तौर पे वही जो हम मकासद की बात कर रहे थे, तो एक बड़ा मकसद जो है ना किसी भी इंसान का ये हो सकता है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो और वो कोई बड़ी कंपनी का मालिक हो, और उसकी जो यानी ज़ाती ज़िंदगी है वो उस लेवल पे हो जहाँ पे स्ट्रगल जो है ना वो करता हुआ उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे डेफिनेटली दूसरे रश करें उस पे। और दूसरा ये है सर कि हम लोग दुनिया पहुंचते हैं का उस जगह पे। अब देखें जैसे हमारी पाकिस्तानी आर्मी है, दुनिया रश करती है पाकिस्तान की आर्मी पे, लेकिन बात अब सही है, आप अब सही वो कह रहे हैं। नौबत आ रही है कि अपनी ही कौम आर्मी के खिलाफ हो जाती है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। उसमें सबको बैठ के वही जो हम बात कर रहे थे ग्रैंड डायलॉग की, वो होनी चाहिए। और बड़े मकासद में एक ये हो सकता है कि जंगें ना हों और कोई भूख से ना मरे इंसान, और अमन और आश्ती हो दुनिया में। इंसान की तरक्की में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की है। जैसे मज़ाहिब ने एक बड़ा रोल प्ले किया और बड़ा एक किरदार है इंसान को स्टेबलाइज करने में या उसके बड़े उसमें, इसी तरह सियासी इनकलाबात भी बड़े आए। और आपको पता है कि जैसे हम अमेरिकन 1789 का वो भी एक इनकलाब था, क्योंकि वो उस वक्त आपको पता है कि लोग बहुत सारे, ये जो 13 स्टेट्स थी, 13 रियासतें थीं, वो कहते थे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो वो कहते थे टैक्सेस वैसे लगाई जा रहे हो, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको पता है आज़ादी की जंगें हुई, और एक जो ज़्यादा बड़ा इनकलाब जो है ना, इनकलाब फ़्रांस बड़ा मशहूर है, इनकलाब रूस बड़ा मशहूर है, और ईरान का इनकलाब भी आया। तो ये बहुत सारे इनकलाबात आए सियासी तौर पे जिन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया उस सोसाइटी को। यानी अब ये तो डिस्कशन बड़ी मुश्किल है कि सोसाइटी को उन्होंने उस वक्त एट दैट टाइम जो भी इनकलाब आता है, क्योंकि वो रेवोल्यूशन होता है, आपको पता है रिवॉल्व से रेवोल्यूशन बना हुआ है, तो इट इज़ रिवॉल्विंग, एवरीथिंग इज़ टॉपसी टर्वी। तो उस वक्त होता क्या है कि उस वक्त के मुताबिक वो एक ऐसा चीज़ होती है जिससे बज़ाहिर कोई अच्छाई नहीं होती, लेकिन उसका एक कंसेप्ट होता है। देखें जब वो कहते हैं मे डे, आपने सुना होगा मे डे हम्म। मनाया जाता है। मे डे किस लिए? शिकागो के मजदूर थे जिनसे 16-16 घंटे ड्यूटी ली जाती थी, तो वो उन्होंने एहतजाज किया लेबर और डे उस जो हमारा है। लेबर डे के तौर पे उनका यानी वो मशहूर है। तो बहरहाल ये सारे इनकलाबात जो है ना, वहाँ से जो लेबर या वर्कर था उनको राइट्स मिलने शुरू हुए। तो इसी तरीके से ये जो इनकलाब फ्रांस था उससे भी लोगों को एक बड़ी यानी वो मिली। मैग्ना कार्टा एक बड़ा मशहूर है जो जमहूरियत की दुनिया में देखें तो 1215 में जो ब्रिटेन में
इंग्लैंड में उस वक्त वो हुआ। यानी ये भी हकूक़ की जंग थी बुनियादी तौर पे, कहीं ना कहीं उस टोटल जो यानी क्लचेस में कहें या जकड़ी हुई कौम थी या बादशाहत के दौर से गुजर रही थी, या ये कहें कि वो शिवलरी का दौर था, तो उस दौर से थोड़ी सी यानी लिबर्टी हासिल करने के लिए या आज़ादी हासिल करने के लिए उन्होंने लोगों ने कुछ लोगों का वो था और उससे वो हुआ। अच्छा, अब इस तरीके से कौमों की ज़िंदगी इस सियासी इनकलाब जितने भी आए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्शन ज़रूर दी है। उसी डायरेक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुले हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के खुले हैं, और ये एक इंसान की तरक्की में एक ऑब्जेक्टिव जो था वो पूरा हुआ। अब हम देख रहे हैं कि वही हम पहले भी बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स कौन सी होती हैं और इररिस्पॉन्सिबल स्टेट्स कौन सी होती हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट की बात करते हैं, किसी भी रियासत का ऑब्जेक्टिव जो है अपनी जो सब्जेक्ट्स होते हैं यानी अवाम होते हैं, मासेस होते हैं, लोग होते हैं, उनकी फलाह व बहबूद होता है हर रियासत का। और ये डिपेंड करता है उसने तरीक़ेकार क्या रखा हुआ है। क्या वो एक वेलफेयर स्टेट है लाइक स्वीडन, नॉर्वे या कनाडा, या ये है कि वो कोई बिल्कुल सरमायादाराना निज़ाम पे यकीन रखते हैं जैसे अमेरिका है और दूसरे कंट्रीज़ हैं, यानी ये है ऑस्ट्रेलिया है, या इसी तरीके से फ्रांस को या जर्मनी को कह सकते हैं। इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, ये बुनियादी तौर पे एक और कंसेप्ट जो है वो उन रियासतों का है जो बेसिकली टोटली कम्युनिस्ट रियासतें जैसे चाइना है, उनका ये है कि सारी चीज़ें जो है ना वो रियासत की होंगी और वो लोगों की वेलफेयर के लिए करेंगे। तो इन सारी रियासतों का मकसद जो होता है वो बुनियादी तौर पे यही होता है कि अपने अवाम को की फलाह बहबूद के लिए करना है। उसके लिए मुख्तलिफ रास्ते चुने हुए हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि वो सारी रियासतें जिन्होंने तरक्की की है, अमेरिका से लेकर चाइना तक, ये सारी रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, चाहे सिस्टम उनका कोई भी है। वो अपने अवाम के लिए कोई ना कोई वेलफेयर के लिए बड़े अच्छे तरीके से वो यानी उनको पॉवर्टी से या भूख और अफलास से बचा लेते हैं। वहाँ पे बिजनेस फलता फूलता इसमें है। बेसिकली ऑनेस्टी ही आती है ना, ये उन लोगों की ऑनेस्टी है। और जब हम एज अ मुस्लिम, एज अ मुसलमान होकर भी हमारे मज़हब में जो चीज़ है हम वो चीज़ फॉलो ही नहीं करते। एग्जैक्टली ये एम्स, यही टारगेट्स हमारे पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ें करनी है, लेकिन वो नहीं करती, हालांकि वो कर सकती है। यही हम बात करने लगे थे कि वो रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार रियासतें हैं वो बुनियादी तौर पे एक अपने लोगों के लिए, इसीलिए वो रियासतें आगे चली गई हैं। और दूसरी वो हैं जो इररेस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, गैर जिम्मेदार हैं। गैर जिम्मेदार हम किस लिए कह रहे हैं? वहाँ पे भी हुकूमतें हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। वो हुकूमतें जो हैं वो डिलीवर नहीं कर रही, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। जिसमें हमारी जो कौम है वो भी एक है जो 76 साल में जिसका हम गिला कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप पर होगी। नहीं, मेरा ख्याल है हमसे भी रिमशा बहुत पीछे की रियासतें हैं। मैं आपको बताऊं कि आप आज भी अगर बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जो हमसे भी पीछे हैं, और स्पेशली उनकी तादाद जो है उसमें अफ्रीका में ज़्यादा है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी कुछ है, और अगर ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल गया गुजरा है। हाँ, पाकिस्तान जिस लेवल पे तरक्की कर सकता था, वहाँ पे अगर इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हमारे लीडर्स ये करके चलते कि हमने इस रियासत को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रियासत बनाना है, तो वो हो सकता था। उनके एम सिर्फ यहाँ तक है कि हमने अपने आप को स्टेबल करना है। एग्जैक्टली तो अब हम दूसरी एक साइड देख लेते हैं, वो है अदब की दुनिया। अदब की दुनिया में भी वो अदीब जो यानी विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को करके कर रहे थे, तो वो बड़े यानी अदीब बने। मेरे सामने जो मिसाल है वो अगर ली जाए फैज़ अहमद फैज़ की, तो वो एक बड़ा शायर इसलिए है कि वो एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ शायरी कर रहा था। फराज साहब एक बड़े शायर इसलिए हैं, हम वो शेर शायरी की दुनिया में आ गए वो, लेकिन अदीब भी इसी तरीके से। अदब सिर्फ शायरी तक नहीं है, तो अफसाने और नावल और सारी चीज़ें। अब एक और मिसाल अगर हम लें कि गालिब एक बड़ा शायर है और शेक्सपियर एक बड़ा अदीब है, तो इनको भी या हेमिंगवे जो है अमेरिका में, वो एक बड़ा यानी नावलिस्ट है। तो बुनियादी तौर पे द ओल्ड मैन ऑफ द सी उसका एक बड़ा मशहूर वो भी है। तो बहरहाल ये सारे इन लोगों की आप
शेक्सपियर की जो यानी ड्रामे हैं या शायरी है वो देखें, गालिब की देखें, वो बड़े इसलिए थे कि उनके जहन में एक ओवरऑल यूनिवर्सल कंसेप्ट थे और उन्होंने सच्चाई कही है और बड़े लेवल पे। बाकी तो एक फ़न होता है वो उनके पास, जैसे आप कह रही थी कि आप कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे आप उसमें बहुत आगे जा सकती हैं। तो ये तो आपका फ़न है, जब आप उसमें जाते हैं तो फिर उसको रिफ़ाइन करते रहते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन सब लोगों के दिलो दिमाग में कुछ जज्बा था, कोई एम और ऑब्जेक्टिव था कि हमने ये करना है। इसीलिए ये यानी एक तो खुदादाद सलाहियतें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और दूसरी वो हैं जो इंसान खुद जो है अपनी स्ट्रगल से कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इन यानी अदब की दुनिया में ये बड़े लोग हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पे बड़े-बड़े काम किए हैं, और अब हमें लगता है कि ये जो नई दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया, तो रियल इंटेलिजेंस ख़त्म हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो उसमें पता नहीं क्या होगा। अब नई दुनिया किस यानी एक 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 और साइड देख लेते हैं, देखें हेल्थ की सर कुछ दुनिया। सालों में पता चल जाएगा नई दुनिया कैसी होगी। हाँ, वो आप सही कह रही हैं, लेकिन हेल्थ की दुनिया में या साइंस की दुनिया में बड़े बड़े लोग यानी वो न्यूटन जो है वो वैसे तो उसको खुदादाद सलाहियत भी होगी, लेकिन उसने अगर वो न्यूटन्स लॉ बनाए और चीज़ें जो है ना, या उस वक्त लुई पास्टर ने गालिबन वो पेनिसिलिन बनाई, तो वो अपने लेवल पे, या व्हील किसी ने इजाद किया, या इंटरनेट अब तो आ गया है, यानी गाड़ी किसी ने इजाद की, या जहाज़ बनाए, और ये बिजली और ये कैमरा और सारी चीज़ें साइंटिफिक जो तरक्की हुई, तो वो भी बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है वो लोग थे जो बुनियादी तौर पे किसी एम के साथ थे। हालांकि वो एक भीड़ तो जो है ना, यहाँ पे अरबों खरबों लोग आए और चले गए, तो हमें याद तो सिर्फ कुछ हज़ारों में लोग हैं, सैकड़ों में हैं, कुछ लोग हैं जिनको हम याद करते हैं, हमारी किताबें याद करती हैं, इसलिए कि ये सारे वो लोग थे जिनको किताबों में आप किस्से पढ़ते हैं, जिनकी चीज़ें पढ़ते हैं, जिन्होंने कोई चीज़ें ईजाद की हैं। तो ये वो सारे लोग थे जिनके कोई ना कोई ज़िंदगी में एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे, जिनके कोई इन्होंने फुलफिल मकासद थे। भी किए हैं अपने एम्स। हैं इन्होंने अपने एम्स को फुलफिल भी किया है। फुलफिल भी किया है, डेफिनेटली। वो अपने उसमें कर रहे थे ना, उस फील्ड में काम कर रहे थे, इसीलिए वो आगे चले गए। और बहरहाल जब आप बंदा स्ट्रगल शुरू करता है तो लाइफ में जूं जूं आप एम्स और ऑब्जेक्टिव के बाद, जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। जो पहली बात मैंने वो इंट्रो में कह रहा था, वो द एम इफ रीच्ड और नॉट मेक्स ग्रेट द लाइफ। इसलिए कि वो ज़िंदगी को बड़ा किस लिए कर देती है कि मैंने एक एम रखा है। मैं फ़र्ज़ किया, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैंने ये एम रखा है कि मैंने एक बड़ा एंकर बनना है, तो मैं उसके लिए स्ट्रगल शुरू करूँगा। तो बहरहाल मैं रोज़ में तो काम कर ही रहा हूँ, अगर जियो में नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो मैं हूँ ना। तो आप भी बैठी हैं, तो मकसद ये है कि हम कह ये रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जब एम्स और ऑब्जेक्टिव के साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाते हैं। अब आपके और मेरे मुकाबले में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं था, तो वो तो कहीं नहीं बैठे हुए, उनको सर जानता भी अभी कोई नहीं है। चलें, ये तो हमारे एम्स हो गए। पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें कि हमारे पास पाकिस्तान का भी एम चल रहा है कि हमने इलेक्शन करवाने हैं, तो अभी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जाते जाते पाकिस्तान जाते की जाते चलें जरा चलें बात करते जाएं। और चलें। वो मेरा ख्याल है कि लेट्स होप कि पाकिस्तान जो है ना, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं और सर पाकिस्तान एक लेकिन पता नहीं क्यों रिस्पॉन्सिबल मुझे स्टेट के स्टिल तौर पे लग रहा है कि सामने आएगी। मुश्किल है। नहीं, वो अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अभी होने चाहिए। हमें कोई एस्पर्शंस जो है ना वो कास्ट नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा तबसरा नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हम क्लियर हैं कि इंशाल्लाह हम पॉलिटिकली स्टेबल होने जा रहे हैं, और लेट्स होप कि ये इलेक्शन जो है ना स्टेबिलिटी का बायस सर बने, रिजल्ट और हमारे एम को फुलफिल करे, पाकिस्तान को आगे हाँ, बढ़ने के लिए। और इसको जो है ना इंशाल्लाह आने इंशाल्लाह। वाले दिनों में होगा। नाजरीन, रिमशा और मैं डिस्कस ये कर रहे थे कि इंसान जो है, हर इंसान या हर कौम या ये दुनिया है पूरी, इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि लाइफ में चाहे वो इंडिविजुअल है या कौम है, एम और ऑब्जेक्टिव ना हो तो वो वेवरनेस का शिकार हो जाता है, यानी बेराह रवी का शिकार होता है। वो तमाम लोग जिनको हम आज किताबों में पढ़ते हैं या देखते हैं, ये सारे बड़े लोग जो है ना, इनके सबके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे। और वो सारी कौमें जो यानी तरक्की कर गई हैं, आगे चली गई हैं, उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है
वो ज़्यादा उन्होंने उस पे अमल किया और इसीलिए वो आगे चले गए। और वो रियासतें जो पीछे रह गईं, वो बुनियादी तौर पे उसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में वो उतने शायद उन्होंने अमल नहीं किया। एम्स और ऑब्जेक्टिव ज़रूर होंगे, लेकिन अमल नहीं कर सके। और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी तरक्की करें, मुझे और रिमशा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।